हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशीष सिंह लेक्चर्स पर से। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स, क्या जिन्हें हम बोलते हैं बहुपद। बहुपद एक्चुअल में होता क्या है? बहुपद को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि राशियां क्या होती है, और राशि के आधार पर फिर हम बात करेंगे बहुपद की। बहुपद जो है एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखिए, राशि अगर आप समझोगे, राशि की अगर हम बात करें तो दो तरह की राशियां होती हैं। एक होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि, जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। एक होती है चर राशि और एक होती है आपके पास अचर राशि। अब ये चर और अचर क्या होता है? चर राशि वह राशि होती है जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें, जैसे हम चर को दर्शाते हैं x से, y से, z से, या आप इसे इस तरह से समझिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस y बराबर 5। ये मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पर x, y और 5 क्या है? तो देखिए, जिसके मान में परिवर्तन हो सकता है, आप कह सकते हो कि वो एक चर राशि है। जिसके मान में परिवर्तन हो सकता है वो एक चर राशि है। तो यहां पर एक बात बताओ, क्या 1 प्लस 4 5 नहीं होता? क्या होता है? 2 प्लस 3 5 होता है ना? होता है। 3 प्लस 2 भी 5 होता है? होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, 4 प्लस 1 5 होता है? क्या होता है? 5 प्लस 0 5 होता है? क्या होता है? आप इन सब में एक चीज क्या देख रहे हो कि जो 5 है, इन सब में एक चीज क्या कॉमन है कि ये जो 5 है ये सब में समान है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जबकि यहां पर जो x और y लिख रखा है, इनके वैल्यूज जो है, इनके मान में परिवर्तन हो रहा है। पहले 1 और 4 लिखा हमने, फिर 2 और 3 लिखा, तो ये किसके मान हो रहा है? x और y के मान में जो है वो परिवर्तन हो रहा है। तो x और y जो है यहां पर वो क्या है? एक चर राशि है। चर राशि। और ये क्या है? एक अचर राशि। तो अब आपको पता लग गया होगा कि चर और अचर क्या होती है। चर राशि जिसके मान में परिवर्तन हो सकता है, अचर राशि जिसके मान में परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसा कि यहां पर जो 5 था, उस 5 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन x और y के मान में हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये चर हुआ। अचर जैसे हो गया 5, 4, -2, -3। इन राशियों को हम क्या बोलते हैं? अचर राशि, जिसके मान में परिवर्तन नहीं हो सकता। क्लियर? ये हुआ राशि। अब चर राशि और अचर राशि में एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चर राशि में जो बीजीय व्यंजक की अगर हम बात करें, बीजीय व्यंजक, बहुपद क्या होता है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक। अब ये देखिए, यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x, ठीक है। यहां पर मैं बीजीय व्यंजक की बात कर रहा हूं। बीजीय व्यंजक मतलब क्या होता है? ये इस फॉर्मेट में होता है, जैसे 2x हुआ, -3x हुआ, -3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 2y हुआ। जरूरी नहीं x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, w भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए, ये जो 2x है, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये 2 जो है वो एक अचर राशि है, और इसको अगर मैं गुणा कर दूंगा x के साथ में, तो ये बन जाएगा, जैसे 2x है। इसी तरह से अगर मैं ax लिख रहा हूं, तो a जो है यहां पर वो क्या है? एक अचर राशि है। a क्या है यहां पर? एक अचर राशि। और x क्या है यहां पर? एक चर राशि। अब चर और अचर आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। जिनके मान में परिवर्तन होता है वो चर राशि, जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता है वो अचर राशि। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है, जैसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और यहां पर a का मान जो है वो क्या है? a का मान 0 नहीं हो सकता, ध्यान रखना बस। अब समीकरण जो की अगर हम बात करें, समीकरण की अगर हम बात करें, ये देखिए, समीकरण की बात करते हैं एक बार। कोई भी समीकरण होती है ना, उसका एक व्यापक समीकरण होती है। व्यापक समीकरण क्या होती है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ax प्लस, अगर b कहीं पे लिखा हुआ है, ax प्लस b इज इक्वल टू
0। ये एक समीकरण हुआ जिसका ये वाला भाग जो है और ये वाला भाग, दो भाग हुए इसके, ये इसका राइट हैंड साइड होता है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये इसका राइट हैंड साइड और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर बस एक बात ध्यान रखना कि ये जो है ये क्या है, एक ये पूरा तो हुआ एक व्यापक समीकरण, ये पूरा क्या है, एक व्यापक समीकरण, ठीक है। और यहां पर ये x क्या है, ये x एक चर राशि है। अब अगर हम राशियों के वर्गीकरण की बात करें, अभी हमने देखा चर और अचर, लेकिन इन्हों को पदों के आधार पर भी बांटा गया है। पद भी होते हैं इसमें, पद जैसे अगर यहां लिखा हुआ है ना 2x + 5 बराबर 0, तो यहां पर देखिए ये एक पद हुआ और ये एक पद हुआ, तो यहां पर पदों की संख्या कितनी है, 2। तो पद की अगर हम बात करें, पद के आधार पर जैसे हो सकता है x + 2 अभी हमने लिखा बराबर 0, यहां पर पद कितने हैं, 2 पद है, ठीक है। अगर मैं यहां लिखता हूं 2x² + 3x + 4 बराबर 0, तो यहां पर पदों की संख्या कितनी है, ये एक अकेला पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, तो टोटल यहां पर पदों की संख्या कितनी हुई, 3। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 7y + 3 + 6y², तो यहां पर पदों की संख्या कितनी है, 3। तो पदों के आधार पर एक पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं, जैसे यहां पर है 3, मान लीजिए 3 लिखा हुआ है सिर्फ। यहां पर पदों की संख्या कितनी है, यहां पर पद तो एक ही है आपके पास, कितना है, 3। अब क्या होता है कि कोई भी संख्या होती है ना, उसके साथ में उसका गुणांक होता है, कोई भी संख्या अगर होती है तो उसके साथ में उसका गुणांक होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं 2x, तो ये जो 2 है ना वो क्या है, इसका गुणांक। अब गुणांक को अगर हम तोड़ेंगे, जैसे मैंने यहां लिखा गुणांक, इस शब्द को अगर आप तोड़ते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, गुणा प्लस अंक, यानी कि वो अंक जो गुणा हो रहा है। तो यहां पर 2x के साथ में गुणा हो रहा है, 2 एक अंक है और वो x के साथ में गुणा हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे गुणांक। तो यहां पर गुणांक क्या है इसका, 2, x का गुणांक क्या है, 2। अगर यही समीकरण इस तरह से लिखी होती 2x² + 5x + 6 बराबर 0, तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाता कि x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, अचर पद क्या है, तो सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि इसका व्यापक रूप क्या है। इसका व्यापक रूप है ax² + bx + c बराबर 0। यहां पर a कितना है, a बराबर है यहां पर 2, b बराबर यहां पर कितना दिख रहा है आपको, 5, और c बराबर कितना है, और c बराबर कितना है, 6, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, व्यापक रूप। ठीक, ये उसका हुआ व्यापक रूप। अब क्या होता है जब इसका वर्गीकरण की बात करते हैं तो 2 तरह से वर्गीकरण होता है, एक होता है घात के आधार पर वर्गीकरण और एक होता है पदों के आधार पर वर्गीकरण। जिसमें एक पद होता है वो एक पद ही, जिसमें 2 पद होता है वो 2 पद हो गया। आपके पास त्रिपद भी होते हैं जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो। जैसे यहां पर पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो ये क्या हुआ, त्रिपद बहुपद, त्रिपद। त्रिपद का मतलब, त्रि का मतलब हो गया 3 और पद मतलब जिसमें पदों की संख्या 3 हो वो त्रिपद कहलाता है। अगर 3 से ज्यादा पद होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें एक चर वाला बहुपद भी होता है और एक 2 चर वाले बहुपद भी होते हैं। एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, जैसे x, ये भी एक बहुपद ही है, एक चर है इसमें x। अगर मैं यहां लिख रहा हूं x² + 2x + 7, यहां पर भी कितने बहुपद हैं, अभी घात की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ पदों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपके पास एक चरों की बात कर रहे हैं, तो चर कितने हैं यहां पर, एक x, और यहां पर चर कितने हैं इस पूरे में, x, तो यहां पर भी चर की संख्या कितनी है, x। अगर हम बात करें x की घात 3 + 4x² + 6x + 9, यहां पर चर की संख्या कितनी है, ध्यान से देखो चर कितने हैं यहाँ पर चर जो है आपके पास वो क्या है, एक ही है, सब में यहाँ पर x ही आ रहा है। अगर y होते तो हम कह सकते हैं कि वो 2 चर वाला समीकरण है, अगर z होता है तो वो 3 चर वाला समीकरण हुआ, ठीक है। जैसे x² + y² बराबर 5, तो यहां पर चर की संख्या कितनी है, यहां पर चरों की संख्या है 2, तो ये हुआ आपके पास 2 चर वाला समीकरण। अगर यहां पर मैं लिखता x² + y² + z²
बराबर 7, तो ये आपके पास क्या हुआ, 3 चर वाला समीकरण हुआ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब घात की बात करें, घातों के आधार पर वर्गीकरण। घात के आधार पर वर्गीकरण। अब घात के आधार पर वर्गीकरण कैसा होता है, x की घात 1, x की घात 2, x की घात 3, ठीक है। जब x की घात 1 होती है तो इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या है आपके पास, ax प्लस b हो गया, b आपके पास 0 भी हो सकता है। अगर इसकी बात करें तो इसका व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इसके व्यापक समीकरण की बात करें तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपके पास क्या है, जब घातों की संख्या यहां पर देखो कितनी है, 1, यहां पर घात देखो कितनी है, 1, यहां पर घात कितनी है, 2, यहां पर घात कितनी है, 3। तो जिसमें एक घात होती है तो x में अभी चर जो है उस चर की अधिकतम घात अगर 1 है तो इसको हम बोल देंगे रैखिक बहुपद। जिसमें घातों की संख्या 2 हो उसको हम बोलते हैं द्विघातीय। द्विघात, द्वि मतलब होता है 2, घात का मतलब होता है आपके पास यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं द्विघाती। और यहां पर अगर आप देखो तो इसको हम बोलते हैं त्रिघात। अब चूंकि आप देख सकते हो यहां पर कितना है, 3 का मतलब कितना होता है, 3, तो ये कौन सा हुआ, त्रिघातीय समीकरण हुआ। यहां तक क्लियर। तो x की घात 1 हो तो उसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण, द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण। बहुपद की एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे काम की चीज क्या है कि जैसे x जो है आपके पास, इस x की जो घात है, इस x की जो घात है, x की घात, ये अगर 0 लिखा हुआ है तो जैसे मान लीजिए 2 है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 जो है वो आपके पास बन जाता है 1, ठीक है। लेकिन बहुपद के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि x की जो भी घात होगी, x की जो भी घात होगी बहुपद के केस में वही बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं है। तो x की घात, अगर x की जो भी घात है आपके पास वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। क्लियर। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहां पर आपको क्या क्या बताना है, यहां पर आपको एबीसी का मान बताना है, ए बी सी का मान बताना है, फिर आपको बताना है कि कौन से घातीय समीकरण है, द्विघाती है, त्रिघाती है या रैखिक समीकरण है, ये आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके व्यापक समीकरण की, तो इसका व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होती है, जैसे द्विघाती की बात कर रहे हैं तो आप यहां पर ध्यान से देखो, ये जो a है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ax प्लस बी है, रैखिक समीकरण है, तो a का मान जो है वो वहां पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो वो पूरी की पूरी जो समीकरण है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए मैं यहां लिखता हूं ax प्लस बी, कंडीशन क्या है कि a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर मान लीजिए a का मान 0 हो गया तो ये 0 गुणा x हो गया प्लस b हो गया, तो ये तो आपके पास वैसे भी 0 हो गया, तो 0 प्लस b बचेगा आपके पास। इसलिए हम क्या, अब यहां पर आप देखो कि x आपके पास है ही नहीं, जब x नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो समीकरण है इसमें क्या है, x का मान, x आपके पास समीकरण में नहीं है। अगर आप यहां पर देखो इस समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, तो यहां पर a b और c है। अगर आपको इसकी तुलना करनी है तो आप इस तरह से देखिए, अगर हम बात करें तुलना की तो ये एक्स स्क्वायर और यहां पर कितना दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, इन दोनों को देखो ध्यान से। अगर मान लीजिए मैं इसको लिखता हूं ए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कट गया एक बार, ए का मान आ गया 1, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1। दूसरी बात, अगर आप इसकी तुलना ऐसे ही कर रहे हो डायरेक्ट, तो देखो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इससे क्या गुणा हो रहा है 1, तो आप बोल सकते हो, बता सकते हो कि a का जो मान है वो कितना होगा 1। अगर हम बात करें 4x की और यहाँ पर देखो कितना है bx, तो देखो b की तुलना किससे हो रही है यहाँ पर, या bx की तुलना किससे करोगे, 4x से, x से x कट जाएगा, यानी कि bx बराबर 4x, x से x कट गया, b का मान कितना आ गया 4। और तीसरी बात जो है आपके पास अचर पद, वो कितना है आपके पास यहाँ पर 5, तो abc कितना हो गया
ए का मान 1, बी का मान 4, सी का मान 5। और अगर आपसे यही चीज इस तरह से पूछा जाए, इसी टॉपिक के अंदर अगर आपसे इस तरह से ये पूछा जाए कि ये कौन सी समीकरण है, तो यहाँ पर अधिकतम घात देखो कितनी है, 2। अगर अधिकतम घात 2 है तो इसको हम बोलेंगे द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय बहुपद। ठीक, इस तरह से आपको ये करना है। तो बहुपद के अंदर हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, चरों के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है ना, चर के आधार पर, यानी कि एक चर वाली समीकरण भी हो सकती है, दो चर वाली समीकरण भी हो सकती है। फिर घातों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, घातों के आधार पर रैखिक हो सकती है, द्विघाती हो सकती है, त्रिघाती हो सकती है, बहुपद भी हम कह सकते हैं उसको। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, अगर x की घात 4 होती है ना तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट बात करें तो हमने देखा कि एबीसी का मान जो है या इनका व्यापक रूप जो है वो किस रूप में होता है, तो एबीसी की वैल्यू भी हम यहां से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आपको ये आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये बहुपद है या नहीं है। लेकिन मैंने कंडीशन क्या बताई कि x का जो मान है, x की जो घात है वो कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। चलिए, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं, इनको मुझे बताना है आपको कि ये बहुपद है या नहीं है। तो पहला है आपके पास 4x² प्लस माइनस 3x प्लस 7, माइनस 3x प्लस 7। दूसरा है आपके पास y² प्लस √2। तीसरा है आपके पास 3 √t प्लस t√2। चौथा है आपके पास y प्लस 2/y। पांचवा है आपके पास x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में से आपको क्या क्या बताना है कि यहां पर कौन कौन सा बहुपद है या कौन कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए, इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, x की घात कितनी है, 2, इसमें x की घात कितनी है, 1, इसका मतलब क्या है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहां पर इनकी जो घातें हैं वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यहां पर देखो y की घात कितनी है, 2, तो इसका मतलब ये एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो √t है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिखूंगा t की घात 1/2 प्लस t की घात √2। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहाँ पर तो इसकी घात तो 1 है और इसकी घात 1/2 है, तो फिर आप इसको किस तरह से मान रहे हो। तो मैंने कहा बहुपद कब होगा, जब उसकी जो घात है वो क्या होनी चाहिए, आपके पास एक पूर्ण संख्या, और आधा जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुपद नहीं है। इसकी तो भले एक आपके पास घात है, लेकिन इसकी घात जो है आपके पास वो हाफ ही है, और इसकी घात हाफ है, इसका मतलब ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। अगर हम बात करें इसकी, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं इस तरह से, y प्लस 2 गुणा y की घात -1। तो इसकी घात तो 1 है और इसकी घात कितनी है, -1, इसका मतलब ये भी एक बहुपद नहीं है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर देखिए ये एक बहुपद है, बिल्कुल है, लेकिन क्या ये एक चर वाला बहुपद है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर x भी है, y भी है, t भी है, चरों की संख्या जो है यहाँ पर कितनी है, 3। ये बहुपद तो है लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखो ये एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें सब में क्या है, x ही है। ये भी एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें क्या है, y। और ये आपके पास जो है ये एक बहुपद नहीं है, लेकिन इसमें चरों की संख्या जो है वो एक ही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो चरों की संख्या आपके पास क्या है, एक ही है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। और इसमें अगर आप देखो तो चरों की संख्या आपके पास क्या है, चर आपके पास 3 अलग अलग है, लेकिन ये एक बहुपद है क्योंकि इसकी जो घातें हैं, अगर आप घात देखो तो वो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 2 प्लस x² प्लस x। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 माइनस x² प्लस x। फिर आपके पास तीसरा π/2 x² प्लस x।
और चौथा है आपके पास √2x-1। ठीक है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको बताना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर, अब मैं पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी एक्स स्क्वायर से गुणा होने वाला अंक क्या है। तो आपको दिख रहा होगा कि ए से गुणा हो रहा है तो इसका गुणांक हुआ ए। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर और मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप बताओगे कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो कितना है, 2। अगर मैं आपसे पूछता हूँ -2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आप बता सकते हो -2 है। अगर मैं लिख रहा हूँ -x स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक इस केस में पूछे तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये इस तरह से लिखा हुआ है -1 गुणा एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो मैं इसको देख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है आपके पास, ये आपके पास हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं -1 गुणा एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -1। तो आप इजीली बता सकते हो क्वेश्चन को देख के कि इसमें जो गुणांक होगा वो कितना होगा, -1। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आपको बताना है कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो इस पूरी समीकरण में सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर ढूंढो। एक्स स्क्वायर है क्या, यहाँ पर ये रहा। इस समीकरण में एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, तो इस बीच वाले पद को मैं लिख सकता हूं 1 गुणा एक्स स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो कितना है, 1। ठीक, इस पद को ध्यान से देखो, इसमें एक्स स्क्वायर का है ये रहा और इससे क्या गुणा हो रहा है, -1। तो आप क्या बोलोगे कि -1 जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और यहां पर अगर आप देखो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, π/2, तो आप यहाँ लिख दीजिए π/2 जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस केस के अंदर क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि √2x-1, चूंकि यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इस केस में आपको क्या बताओगे कि इसका एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। इजाजत दीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। जय हिंद।